नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ग्रेजुएशन का जो आपकी एग्ज़ाम चल रहा है, आपका बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और कुछ का थोड़ा लेट से स्टार्ट होगा। देर सवेर सभी का एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि एक बार जब स्टार्ट हो गया तो आप गाड़ी चल पड़ी है तो चलती रहेगी, ओके, जब तक एंड ना हो जाए। तो एग्ज़ाम के बाद दोस्तों थ्योरी पेपर के बाद आपका वाइवा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। तो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में दो चीज़ होता है, एक तो आपका नोटबुक बनाना पड़ेगा, दूसरा आपका वाइवा क्वेश्चन होगा। तो नोटबुक और वाइवा किस प्रकार से लिया जाएगा, उसका क्या पैटर्न रहता है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए थे कि सर प्रैक्टिकल के बारे में बहुत बताइए, प्रैक्टिकल के बारे में बताइए, तो उसी से रिलेटेड आज हम आपको बता रहे हैं। पिछली बार भी बताए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा था और जो हमने बोला था, जो क्वेश्चन हमने दिया था और उसको प्रिपेयर कर लिए थे, उनका नंबर भी अच्छा आया था। कमेंट सेक्शन में उन्होंने बाद में बताया भी था। तो विश्वास करें दोस्तों, इस बार भी आपका अच्छा जाएगा। यदि आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपका अच्छा जाएगा। आज हम बता रहे हैं दोस्तों कि आपके वाइवा के साथ आपको नोटबुक के बारे में बताएंगे। देखिए, पहले वाइवा क्वेश्चन फॉर बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स या सब्सिडरी हो, पार्ट 1 to 3। आपका केमिस्ट्री ऑनर्स हो या सब्सिडरी हो, आज हम केमिस्ट्री ऑनर्स के बारे में बता रहे हैं। फिर जूलॉजी, फिर बॉटनी, फिजिक्स के बारे में भी बताएंगे। तो पहले अभी केमिस्ट्री वालों के लिए देखते हैं, चाहे उनका ऑनर्स हो या सब्सिडरी हो। सारे स्टूडेंट्स दोस्तों, चाहे पार्ट 1 to 3 का हो, सभी के लिए प्लीज़ एक ही वीडियो में समझ लें, क्योंकि कोई ज़्यादा बदलाव नहीं रहता है। बदलाव कहाँ रहता है वो हम आपको बताएंगे। नहीं तो केमिस्ट्री ऑनर्स का हो या आपका सब्सिडरी केमिस्ट्री में हो, चाहे आप पार्ट 1 to 3 किसी में भी हो, आप सभी के लिए है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आपको जो दो प्रैक्टिकल है क्लासरूम में, जब आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, केमिस्ट्री का हो, अलग अलग जो भी प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, तो दो प्रैक्टिकल जो आपको नोटबुक वहाँ लिखना होगा क्लासरूम में, मतलब एग्जाम सेंटर पे। आपका हो सकता है सेंटर आपके कॉलेज में ही पड़े, या कभी कभी सेंटर आपको, जैसे थ्योरी पेपर का सेंटर आपको एडिशनल सेंटर दिया जाता है, दूसरे सेंटर पे भेजा जाता है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अमूमन जो है प्रैक्टिकल एग्जाम आपके अपने सेंटर पे ही होता है, ओके, आपके एग्जाम कॉलेज पे ही होता है। तो दो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, दो प्रैक्टिकल आपको क्वेश्चन वहाँ पर दे दिया जाएगा, उसको आपको आंसर खुद से तैयार करना होगा। कहीं कहीं पर आंसर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये बात की बात है, दो प्रैक्टिकल आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा, और कम से कम एटलीस्ट 5 फ्रॉम होम इन नोटबुक नीट एंड क्लीन। कम से कम 5 जो प्रैक्टिकल आपको घर से बना के ले जाना चाहिए, जो आपका सिलेबस है, बस यही सिलेबस को फॉलो करें। यदि आप पार्ट 1 में हैं तो पार्ट 1 का नोटबुक खरीद लें प्रैक्टिकल का, और आपको प्रैक्टिकल का मतलब बुक भी मिल जाएगा। उसमें से 5 अच्छे से सिलेबस, मतलब जो भी सिलेबस का है, आप नोटबुक पे अच्छे से उसको बना के नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में दोस्तों कोशिश करें। जहाँ भी डायग्राम की बनाने की आवश्यकता होगी, आप पेंसिल से बनाएं, और जो भी लिखें थोड़ा स्पष्ट लिखें, साफ सुथरा लिखें, गैप बना के लिखें। ओवर राइटिंग, कहीं कहीं पर मान लीजिए मिस्टेक्स हो गया, कुछ मिस्टेक्स हो गया है, तो उसको घसने की आवश्यकता नहीं है। मिस्टेक्स हो गया है तो बस एक बार उसको क्रॉस कर दें। इस प्रकार से लिखें, आपको अच्छा नंबर मिलेगा कॉपी का, ओके। और दो प्रैक्टिकल जो क्लासरूम में है, आपको आंसर प्रोवाइड भी कर दिया जाता है कहीं कहीं पर, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, ये आना चाहिए। तो लिखने के लिए क्या है, आप सबसे पहले देख लें वहाँ पर क्या लिखा जाता है। एम लिखा जाता है, और एक्सपेरिमेंट का नाम लिखा जाता है, कौन सा आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिर उसके बारे में लिखते हैं, फिर डायग्राम बनाते हैं। ये सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा नंबर दिया जाएगा। अब हम वाइवा या ओरल की बात करते हैं। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है दोस्तों, केमिस्ट्री ऑनर्स हो या सब्सिडरी हो, जिनका भी प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा केमिस्ट्री वालों के लिए, चाहे पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में हो, लगभग सभी से एक ही प्रकार का सवाल, मिलता जुलता सवाल ही पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि पार्ट 1 वाले के लिए दूसरा सवाल, पार्ट 2 वाले के लिए दूसरा सवाल, पार्ट 3 वाले के लिए तीसरा सवाल, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि वो जो आपका मतलब वाइवा लेते हैं, वो सिलेबस देख के नहीं आते, उनके पास इतना समय ही नहीं रहता वो आपका सिलेबस देखा, सिलेबस से पूछे। वो बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, माइन्यूट, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं। पिछले बार भी हमने बताया था, जो क्वेश्चन बताया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखे कि सर ये सब क्वेश्चन पूछता है। फिर हमने बताया भी था, उनको बोला भी था, हाँ बिल्कुल, बस इसी को आप प्रिपेयर कर लें। वो भी बहुत स्टूडेंट्स को नहीं आते रहता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं आते रहता था, जो जनरल ग्रेजुएशन बस कर लेते हैं। तो बेसिक सवाल सब पूछा जाएगा। आप बस इसको कम से कम, आपको आता भी होगा, हमेशा नहीं करे नहीं आता होगा, लेकिन आता है तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि आपका मतलब वाइवा में अच्छे नंबर आ जाए। क्योंकि वाइवा का नंबर प्रैक्टिकल का नंबर मायने रखता है। थ्योरी में थोड़ा बहुत नंबर कम भी आ जाता है, लेकिन वाइवा में यदि आपका नंबर अच्छा होगा दोस्तों, तो आपका रिजल्ट बेहतरीन होगा, ओके। तो कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। आप सभी स्टूडेंट, चाहे पार्ट 1 के हो, पार्ट 2 के हो, पार्ट 3 का हो दोस्तों, प्लीज़ सभी इसको फॉलो करें। मतलब अलग अलग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सबसे लगभग जो हम 7-8 क्वेश्चन लिखे होंगे यहाँ पर,
इतनों का प्रिपेयर कर लिए तो आपका मतलब बढ़िया से आपका वाइवा चला जाएगा। ओके, देखिए फर्स्ट क्या है, अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे मात्र 1 से 2 क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही स्टूडेंट से 7-8 क्वेश्चन पूछ दिए, ये नहीं, एक से मात्र 2 क्वेश्चन हो सकता है आपसे सिर्फ बेंजीन का स्ट्रक्चर पूछ दे, नेक्स्ट स्टूडेंट से फिनॉल का स्ट्रक्चर पूछ दे। यदि आप जवाब दे दिए, मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स एक का जवाब नहीं देता है तो दूसरा उसको मौका दिया जाता है कि एक और तुम चलो तुमसे पूछ लेते हैं बताओ, तो वो नहीं दे पाता है तब तो गड़बड़ बात है, लेकिन 2 में से एक भी जवाब दे दिया तो उसको नंबर बढ़िया दे जाता है। इस पर हम आपको पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों एक वीडियो होगा मेरा, उसमें हम प्रैक्टिकल का आपको कॉपी भी दिखाएं कि वहाँ पर जो कॉलेज में जो प्रैक्टिकल होता है 2 प्रैक्टिकल लिखने के लिए दिया जाता है, उसका कॉपी आपको बताए हैं। और वाइवा में जो एक्सटर्नल आए थे वाइवा लेने के लिए, उनका जो नंबर दिए थे A+, वो भी आप वहाँ पर जाके नंबर देख सकते हैं। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप किस किस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर ले दोस्तों घर से, तो देखिए ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। हो सकता है कि आपसे कहेंगे कॉपी पर पीछे में कि चलो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ, फिनॉल का बनाओ, सिट्रिक एसिड का बनाओ, फॉर्मिक एसिड का बनाओ, तो ये सब आपको आना चाहिए। नहीं आता है जिसको नहीं आता है हम उसके लिए बता रहे हैं दोस्तों। देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर बड़ा ही आसान है, अक्सर बेंजीन ही पूछा जाता है क्योंकि केमिस्ट्री में किसी को कुछ आए ना आए बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आता ही होगा। तो ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, बस ऐसे ड्रॉ कर दे, ये आपका बेंजीन हो गया, हाइड्रोजन सब जगह ऐड कर दें, ये क्या हो गया दोस्तों, बेंजीन। नेक्स्ट है फिनॉल, फिनॉल भी आसान है, बेंजीन पर क्या अगर कर दे अल्कोहल ग्रुप लगा दे, ये बेंजीन हो गया आपका, यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप लगा दें, ये आपका क्या हो गया, फिनॉल हो गया। ओके, नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है दोस्तों, इसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इथेनोइक मतलब 2 कार्बन CH3 COOH, ये आपका क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। सबको आप ड्रॉ कर लें और 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लें, जब आपका प्रैक्टिकल हो तो इस सब चीज़ को देख के जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मतलब क्या, मेथेनोइक एसिड 1 कार्बन का HCOOH, ये आपका हो गया फॉर्मिक एसिड। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से हो सकता है किसी से प्रोपेनोइक एसिड पूछ दे, ब्यूटेनोइक एसिड पूछ दे, तो नंबर ऑफ कार्बन आप देख के आप COOH ग्रुप लगा सकते हैं। तो आसान क्वेश्चन था। फर्स्ट हो गया है बेंजीन का स्ट्रक्चर। जरूर बेंजीन आपसे पूछा जा सकता है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है वो 2 से 4 बार ड्रॉ कर ले, बेंजीन, फिनॉल, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, अक्सर यही पूछा गया है। नेक्स्ट, मान लीजिए किसी स्टूडेंट से पूछा कि चलो बताओ बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ, वो बेंजीन का स्ट्रक्चर भी नहीं बना पाता है, तो ये दुखद बात है। तो फिर वहाँ क्या करते हैं एग्जामिनर, पूछते चलो तुम ही बताओ कि तुमसे हम क्या पूछें, तुम केमिस्ट्री में क्या पढ़ के आए हो, या इन दिनों तुम केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हो। ओके, तब आप बच्चा खुद फंस जाता है, वो तो कुछ पढ़ के गया ही नहीं रहता है, वो तो मोबाइल चला के गया रहता है। ओके, तो कुछ उसको याद नहीं रहता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को तो उस 0 नंबर देने से भी नहीं हिचकिचाते हैं, 0 नंबर देते हैं दोस्तों। लेकिन मान लीजिए आपके सामने अगर ऐसी दुविधा आ जाए, आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे आपको नहीं पता है, तो आपसे ये जरूर पूछेंगे कि चलो तुम ही बताओ तुमसे हम क्या पूछें या क्या पढ़ के आए हो। तो आपको जो टॉपिक ले केमिस्ट्री का आसान सा टॉपिक उसके बारे में बता दें। जैसे आप ये बोल सकते हैं कि सर हम पीरियोडिक टेबल पढ़ के आए हैं। पीरियोडिक टेबल तो सबसे आसान चैप्टर है केमिस्ट्री का, आई थिंक पीरियोडिक टेबल पढ़ के आए हैं। तब आपसे पूछ देंगे पीरियोडिक टेबल, चलो पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ के आए हैं, तो सर हम एटॉमिक नंबर वगैरह सब देख के आए हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी देख के आए हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह सब देख के आए हैं। ये यदि आपको ये सब पता हो तो ओके। या आप कह सकते हैं कि रूल वगैरह जो भी है, मैं क्वांटम नंबर का जो भी रूल है वो रूल सब वगैरह सभी हम देख के आए हैं, तो इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या आपका कोई अपना फेवरेट टॉपिक हो कि सर मैं एसिड बेस देख के आया हूँ, एसिड बेस से आप हमसे क्वेश्चन पूछ लीजिए, तो आपसे 5 को एसिड 5 बेस का नाम पूछ सकते हैं वो। तो जो आपको आसान टॉपिक लगे आप वहाँ पर वो बोल दें, कम से कम इसको जरूर तैयार करके जाएं कि कौन आपको आसान लगता है दोस्तों। कि मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन पूछे नहीं होगा तो वो जरूर ही आपसे पूछेंगे कि चलो तुम इन दोनों क्या पढ़ के आए केमिस्ट्री में, तो आपको जो आसान टॉपिक लेगा उसके बारे में बता दें, वो उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। दोस्तों प्लीज़ बिलीव कीजिए आसान आसान है और पूछा जाता है, अक्सर ही पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता है इतना आसान आसान सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए आप जरूर इसको तैयार करके जाएं। कार्बन का है, पोटेशियम का है, क्रोमियम का है, कॉपर का है, आयरन का है, जिंक का है, एल्यूमिनियम का है, सब का हम आपको बताते हैं। अक्सर वो क्रोमियम से ही शुरू करते हैं, कहते हैं क्रोमियम का बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको इसका पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कितना होता है 24। ओके, नेक्स्ट देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3d10 नहीं, पहले क्या करेंगे 4s में भरेंगे,
सॉरी 4s1, चलिए 4s1 और 3d5, 4s1 3d5, 24 गिन लीजिए इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 5 24। तो ये हो गया आपका क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या तो ऐसे लिख सकते हैं एक्सटेंड करके 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। याद रखिएगा 4s में 1 है, 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, और 3d 5 है। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। या दूसरा तरीका है कि नियरेस्ट जो आपका नोबल गैस है कौन हो सकता है, आर्गन। आर्गन कितना होता है, 18 होता है, 18, 4s1 19 और 3d5 3d5 हो गया आपका 24। या तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आसान से, या आप वैसे जैसे एक्सटेंड करके लिखे थे वैसे लिख सकते हैं। क्रोमियम के बाद कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, इसका कैसे लिखेंगे, आसान है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 होता है दोस्तों, 3d10 4s1। ये बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 3d10 होता है, 2 2 4 6 10 2 12 4 16, सॉरी ये 10 6 है, 3p6 है, तो 12 6 18 10 28 29। या तो इस तरह से लिख सकते हैं, या आर्गन के थ्रू लिख सकते हैं। नियरेस्ट नोबल गैस है आर्गन, 3d10 4s1, 18 10 28 29। तो जो आपको सुविधा लगे दोनों को प्रैक्टिस करके जाएं, जो आपको सुविधा लगे वो लिख दें। नेक्स्ट है मान लीजिए जिंक। जिंक तो बहुत आसान है, वहाँ पर क्या था 29, कॉपर का हम लोग लिख चुके थे, तो जिंक 30 है। यहाँ क्या करें, आर्गन 3d10 4s2, 30 इलेक्ट्रॉन हमको पूरा देना है। 18 यहाँ पुर गया है, 18 10 28 2 30 इलेक्ट्रॉन पुर गया, तो ये आपका हो गया जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, आप देख लें। नेक्स्ट मान लेते हैं हम पोटेशियम। पोटेशियम कितना होता है, 19 होता है, 19 एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर भी पूछ देते हैं कभी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ दिए तो वो उससे आपका एटॉमिक नंबर तो वैसे भी चेक हो गया, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पूछते हैं। पोटेशियम का देखिए दोस्तों 19 होता है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आर्गन 4s1, 18 19 ऐसे लिख सकते हैं, या अगर एक्सटेंड करके लिखे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक आपका 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 4s1 19 हो गया। ओके, 3p6 के तुरंत बाद 3d नहीं आता है, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है, क्योंकि ये क्या है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर हायर में। कार्बन का 1s2 2s2 2p4 होता है, 2p2 होता है दोस्तों, क्योंकि 6 है उसका। लगभग हमने सबका आपको बता दिया, बस आयरन और एल्युमिनियम का भी बता देते हैं। देखिए आयरन कितना होता है, 26 होता है। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक आपका 18 इलेक्ट्रॉन हो गया है। फिर 4s2 20 हो गया, 3d6 26 हो गया। बस आसान है, ज़रूर इसको प्रैक्टिस कर लें। आयरन का हो गया। एल्युमिनियम का बता देते हैं आपको दोस्तों, एल्युमिनियम कितना होता है, 13 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, 13 पुराना था, 2 2 4 6 10 2 12 1 13, तो 13 हो गया, एल्युमिनियम का हो गया। कार्बन भी क्यों छोड़े, कार्बन भी बता ही देते हैं। कार्बन कितना है, 1s2 2s2 2p2, 6 पुराना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 2 4 6, 2 2 4 2 6। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जरूर तैयार करके जाएं। और आपको अगर पूछे कि आप क्या पढ़ के आए, तो कहिएगा सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमसे पूछ लीजिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे। अगर आप जवाब दे दिए तो निश्चित है कि आपको A+ नंबर देंगे। मात्र 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं, कोई 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, व्हाट इज आइसोबारिक प्रोसेस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये भी कभी कभी पूछ देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन पूछ देते हैं। यदि उनको अच्छा क्वेश्चन पूछना है तो ये प्रोसेस के बारे में आपसे पूछ देंगे। थर्मोडायनेमिक्स कुछ प्रोसेस है, सबको हम बारी बारी से बताते हैं। देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस को आपको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी कहते हैं, या आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस, या आइसोमेट्रिक प्रोसेस, कई सारे नाम है इसका। इसमें क्या होता है, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक में आपका वॉल्यूम दोस्तों कांस्टेंट होता है। ओके, और एक इक्वेशन तो आप जानते होंगे, PV = nRT। PV क्या होता है, nRT होता है, PV = nRT। यहाँ देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, और n अपने आप में कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपका, टेम्परेचर। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो पूछेंगे कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर किस प्रोसेस में होता है, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस। इसी को आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोलते हैं, इसी को आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस भी बोलते हैं। ओके,
तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। ये आपका आइसोकोरिक प्रोसेस था। नेक्स्ट है आपका आइसोबारिक प्रोसेस। बार, आइसोबार आप सुने होंगे, क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट। आइसोबारिक में आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखें, प्रेशर कांस्टेंट होता है। देन क्या होगा आपका इक्वेशन, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है दोस्तों, एन आर तो पहले से कांस्टेंट, तो वॉल्यूम यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका बॉयल्स लॉ, ये भी पूछता है कि बॉयल्स लॉ क्या है, व्हाट इज बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के बारे में तुम क्या बता सकते हो? तो बॉयल्स लॉ देखिए, बॉयल्स मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। बॉयल्स लॉ में क्या होता है आपका टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होता है। ओके, बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट, तो अब इक्वेशन हमारा क्या होगा, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। यहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट है, एन आर पहले से कांस्टेंट है, तो पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, पी वी इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट मान लेते हैं कि, तो यहाँ पर से क्या होगा, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम को यदि हम उधर ले जाएं तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। ये कहाँ पर कौन सा टर्म कांस्टेंट रहता है आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। यदि अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे तब यहाँ तक जाएंगे, अदरवाइज वो ऊपर में ही मतलब 2-4 क्वेश्चन पूछ के आपको समेट देंगे। चार्ल्स लॉ यहाँ पर होता है आपका प्रेशर कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ वही प्रेशर कांस्टेंट जो आप देखे थे, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके दोस्तों, प्रेशर कांस्टेंट है तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये चारों लॉ हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, क्योंकि बेंजीन अक्सर दिमाग में रहता है दोस्तों, बेंजीन सारे एग्जामिनर के दिमाग में रहता है, वो बेंजीन से ही कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन, या तो आपका स्ट्रक्चर पूछ देंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में पूछ देंगे। यहाँ क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। पिछले बार जो हम क्वेश्चन बताए थे, ये भी क्वेश्चन वहाँ भी बताए थे कि आप बेंजीन जरूर देख के जाएँ। कई सारे स्टूडेंट से कमेंट किया था कि हाँ बिल्कुल सही बात है, बेंजीन के बारे में मैक्सिमम स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना होता है वो भी आप देख लीजिए। देखिए, पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर बना देते हैं। सब जगह हाइड्रोजन है दोस्तों। ये आपका बेंजीन हो गया, काउंट कर लेते हैं यहाँ से। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सिग्मा कितना हो गया आपका, 12 सिग्मा बॉन्ड है दोस्तों। पाई बॉन्ड कितना है, 1 2 3, 3 पाई है, तो पाई बॉन्ड आपका कितना हो गया, 3। तो याद रखिए, बेंजीन में 12 सिग्मा है, 3 पाई है। इसको आप याद भी कर सकते हैं, या स्ट्रक्चर के थ्रू भी आप उसको काउंट करके एग्जामिनर को यदि बता देते हैं तो वो ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे कि आपको आता है। नेक्स्ट है राइट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। हाइब्रिडाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन आपके सिलेबस में है। हाइब्रिडाइजेशन चाहे पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, सबके सिलेबस में है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मीथेन का, बेंजीन का, C2H6 का, C2H4 का, H2O का, NH3 का, सबका हम हाइब्रिडाइजेशन आपको बता देते हैं। देखिए CH4 का, देखिए मीथेन, हाइब्रिडाइजेशन में कुछ नहीं, आपको सिग्मा बॉन्ड बस काउंट करना आना चाहिए। यह हो गया आपका मीथेन। तो कितना यहाँ सिग्मा बॉन्ड है दोस्तों, 4 सिग्मा बॉन्ड है। क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। 4 के लिए क्या होता है, sp3। ओके, बेंजीन, बेंजीन हमने स्ट्रक्चर देखा था दोस्तों। प्रत्येक कार्बन, मान लीजिए इस कार्बन का देखते हैं, तो ये 1 सिग्मा है, 2 सिग्मा है, और ये 3 सिग्मा है। तो 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा क्या होता है, sp2। तो बेंजीन के प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो sp2 है। बेंजीन के प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। बिल्कुल ध्यान रखें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है sp2। किसी का अगर केमिस्ट्री सब्सिडरी में हो, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर अगर एग्जाम हो रहा होगा, तो ये बेंजीन का कहीं कहीं पूछ देते हैं। H2O का देखते हैं, वाटर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में देखिए 6 टोटल वैलेंसी होता है। ओके, जिसमें से 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया, 4 तो इसका ऐसे ही लोन पेयर है। तो 2 हाइड्रोजन है, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर है दोस्तों। यहाँ भी क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडेशन हो गया sp3। तो वाटर का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है, ध्यान रखें। अमोनिया, अमोनिया भी आसान है। नाइट्रोजन का 5 वैलेंसी है, ये हम कह सकते हैं, ठीक। 2 ऊपर है, 1 हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिए। तो 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, ये क्या है, लोन पेयर है। 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, 4 हुआ। 4 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, sp3। 4 जिसका होता है उसको क्या कहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक। C2H6 देखते हैं। C2H6 क्या है, इथेन है। इथेन क्या होता है दोस्तों, 2 कार्बन बना दीजिए, हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए। सिग्मा बॉन्ड गिन लीजिए सबका, 1 2 3 4।
तो 4 जब सिग्मा बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं, sp3 कहते हैं, आसान है। नेक्स्ट C2H4, ये इथीन है, ठीक है। C2H4 क्या है दोस्तों, इथीन है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच कहीं कहीं डबल बॉन्ड होगा, 2 2 4, एक सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा है दोस्तों। 3 सिग्मा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, sp2। तो इथीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। ओके, तो ये कुछ आपको हाइब्रिडाइजेशन कम से कम हम जो 5-6 लिखे हैं इसका आपको पता हो तो आप 2-4 तो एक्स्ट्रा आप खुद से भी निकाल सकते हैं, नहीं भी तो दोस्तों कम से कम इसको प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट है राइट ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल। आपको ज्योमेट्री लिखना है और बॉन्ड एंगल लिखना है। किसी का हाइब्रिडाइजेशन यदि sp है उसका ज्योमेट्री क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, sp2 है उसका ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, sp3 है उसका क्या होगा दोस्तों। बारी बारी से सबको देखते हैं। मान लीजिए किसी का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि sp किस प्रकार का, इस प्रकार का बॉन्ड बनाता है। ओके, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। और ज्योमेट्री को क्या कहते हैं, लीनियर, ये सीधा है इसलिए इसको क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लीनियर। तो sp हाइब्रिडाइजेशन वाले का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है और ज्योमेट्री क्या है, लीनियर है। नेक्स्ट है sp2। sp2 क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार इसका एंगुलर होता है। sp2 क्या होता है, एंगुलर होता है। अगर याद bf3 का अगर कह दे आपको लिखने के लिए हाइब्रिडाइजेशन, तो bf3 का ज्योमेट्री इसी प्रकार से बनेगा और यही है bf3। तो ये हो bf3 का ज्योमेट्री क्या होता है, इसको एंगुलर कहते हैं। ज्योमेट्री इसका हो गया आपका एंगुलर, ये एंगुलर है। और बॉन्ड एंगल कितना देता है, तो 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना है, तीनों बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री, यदि लोन पेयर ना हो तो हम लोन पेयर अभी नहीं मानते हैं। sp3 आसान है, 109 डिग्री 28 मिनट। CH4 का देखें तो दोस्तों, CH4 वैसे ऐसे बनता है, ये है आपका CH4। ओके, यहाँ पर सबका बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। ज्योमेट्री कितना है, ज्योमेट्री इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री इसका क्या है, टेट्राहेड्रल है और 109 डिग्री 28 मिनट इसका बॉन्ड एंगल होता है, ध्यान रखें। तो ये हम देख लिए। उसके बाद जो एक बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है कि नेम ऑफ 5 एसिड एंड 5 बेस। 5 एसिड और 5 बेस का आप नाम बता दीजिए। तो एसिड का नाम दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, हम बता दीजिए, जैसे आप लिख लें। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया आपका, सल्फ्यूरिक एसिड। आप प्लीज़ अपने कॉपी में लिख लिए, सल्फ्यूरिक हम नाम बोल रहे हैं। उसके बाद लिख दीजिए आप, स्ट्रॉन्ग भी पूछ सकते हैं, वीक भी पूछ सकता है, तो हम आपको मिसलेनियस बता देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड पहले स्ट्रॉन्ग बताते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3 जिसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका H2SO4। नाइट्रिक एसिड होता है आपका HNO3। पर क्लोरिक एसिड HClO4 लिख लें। पर क्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, पर क्लोरिक एसिड HClO4। हाइड्रोब्रोमिक एसिड होता है दोस्तों HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड लिख लें, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड। नेक्स्ट है हाइड्रो आयोडाइड HI, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रो आयोडाइड। ये 5 तो आपका हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड में देखें तो कार्बोनिक एसिड जो कोको कोला वगैरह में, कोल्ड ड्रिंक्स में यूज होता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है आपका। सल्फ्यूरस, ये सब क्या है, वीक है। सल्फ्यूरस है, सल्फोनिक एसिड क्या है, वीक है। तो 5 एसिड हो गया, 6-7 बता दिए हैं। बेस के बारे में पूछे तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। लिथियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम में CaOH का होल ट्वाइस स्ट्रॉन्ग बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। रुबिडियम हाइड्रोक्साइड ये थोड़ा वीक बेस है दोस्तों, ये सब ध्यान रखें। अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, सीजियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये सब क्या है आपका बेस है। तो इन सारे क्वेश्चन को यदि आप देख लेते हैं तो आपका प्रैक्टिकल में कम से कम वाइवा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको A+ नंबर दिया जाएगा। यदि आप कहीं एक का जवाब नहीं दे पाते हैं, यदि आप प्रिपरेशन करके नहीं जाते दोस्तों, तब भी एक A ग्रेड तो आपको दिया जाएगा। और प्रैक्टिकल में आपका अच्छा नंबर हो गया तो समझिए कि आपका जो ओवरऑल मार्क है ऑनर्स पेपर में, ऑनर्स पेपर का मार्क्स मायने रखता है, सब्सिडरी का मार्क्स मायने रखे ना रखे, ऑनर्स का मार्क्स मायने रखता है दोस्तों। तो इसलिए आप अच्छे से थोड़ा प्रिपरेशन करके जाएं, प्रैक्टिकल को नीट एंड क्लीन बना के जाएं। जो 5 नोटबुक में आप बना के जाएंगे घर से, उसको अच्छे से बना के जाएं ताकि देखने पर उनको बैड फील ना हो। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपको कैसा लगा, और आपका जब एग्जाम हो जाए तो वहाँ भी बताइएगा कि इसमें से क्वेश्चन आपको मैच किया है नहीं किया। ओके, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें यदि अच्छा लगा हो तो, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक बता दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं कि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था कॉपी में एक स्टूडेंट्स का हमने जारी किया है, आप उसका नंबर भी देख सकते हैं। A+ नंबर दिया गया है प्रैक्टिकल में, वाइवा में।
क्वेश्चन वगैरह भी आपको आपको दिख जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक है, आप और जाके भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।